सभी छात्राओं को सुबह के नमस्कार। आज जो आपका लेसन चल रहा है वो चल रहा है महासागरीय तापमान। महासागरीय तापमान के बारे में हमने कल आपको वीडियो में समझा दिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि इसका मुख्य स्रोत सूर्य है और अधिकांश पृथ्वी का भाग, चाहे वो स्थलमंडल हो या जलमंडल हो, चाहे जंतु जगत हो या वनस्पति जगत हो, सभी सूर्य से प्रभावित होते हैं। सभी सूर्य के तापमान को ग्रहण भी करते हैं और इससे संबंधित फैक्टर मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है महासागरीय तापमान का। तो महासागर में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति है, सभी कहीं न कहीं तापमान से प्रभावित है और हमारा क्लाइमेट, हमारी जलवायु भी इससे प्रभावित होती है। लेकिन जो महासागरीय तापमान है वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है, कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिसमें से हमने कुछ बिंदु कल आपको ले लिए थे, जिसमें एक था आपका अक्षांश रेखाएँ। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने आपको समझाया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, यदि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता है। जैसे 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा पर होती है और 90 डिग्री आपकी ध्रुवों पर होती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाओगे तो आपका तापमान, महासागरीय तापमान गिरता चला जाएगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट था दिन की अवधि। दिन की अवधि की यदि हम बातें करें तो दिन जितना लंबा होगा उतनी सूर्य की किरणें हमारे धरातल पर ज़्यादा आएगी और ये अधिकांशतः ग्रीष्म काल में ऐसा होता है। तो ग्रीष्म काल में जो महासागरीय तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, जबकि शीतकाल में थोड़ा कम रहता है। तीसरा पॉइंट है आपका जल एवं स्थल की वितरण। यदि कहीं पर जल की अधिकता है तो उस जगह पर महासागरीय तापमान कम रहता है, जबकि स्थल जो महासागर स्थल से घिरे हुए हैं उस जगह पर महासागरीय तापमान अधिक रहने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट आपका आता है वायुमंडल की स्वच्छता। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल स्वच्छ कब रहता है। अधिकांश देखते हैं हम ग्रीष्म काल में ऐसा होता है या शीतकाल के कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है जब वायुमंडल स्वच्छ रहता है। और वायुमंडल जब स्वच्छ होगा तो क्लियर है कि सूर्य का प्रकाश हमें ज़्यादा प्राप्त होगा, और जब सूर्य का प्रकाश ही हमें ज़्यादा प्राप्त होगा तो तापमान की अधिकता रहने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और यदि कहीं पर वायुमंडल ही स्वच्छ नहीं है या बादल बने हुए हैं या आकाश में गर्जना हो रही है, कोहरा हो रहा है या कोई और संभावना यदि ऐसी है, चक्रवाती तूफान आ रहा है या कोई और बात है, तो उस जगह पर वायुमंडल स्वच्छ नहीं रह पाता है। और वायुमंडल जब स्वच्छ नहीं होगा तो क्लियर है कि वहाँ पर तापमान कम रहने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट आपका आता है वायुमंडल भूगर्भिक ताप। जो पृथ्वी का तापमान है वो लगभग हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों की ओर जाते हैं हम तो तापमान बढ़ता चला जाता है। तो भूगर्भिक तापमान जहाँ पर रहता है और किसी भी प्रकार से यदि इनके द्वारा गैसेज यहाँ पर निकल रही है, चाहे वो ज्वालामुखी के द्वारा निकल रही है या फिर भूकंप के द्वारा निकल रही है, और इन संभावनाओं पर तापमान बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। और यदि ऐसा महासागरीय क्षेत्रों में होता है तो वहाँ पर तापमान अधिक हो जाएगा। तो भूगर्भिक ताप कहाँ पर किस प्रकार का है और उनको निकलने की संभावना किस प्रकार की है, उसके अनुसार ही यहाँ पर तापमान बढ़ता और घटता है। अगला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बातें करें, दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा आपके तालाबों में या फिर इन चीज़ों में होती है जहाँ पर जल स्थिर रहता हो या एक पौंड में भरा हुआ होता हो, एक जगह विशेष में रहता हो, वो आपकी स्थिर ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जहाँ पर जल बह रहा है या पवनों के द्वारा लहरें बन रही है तो उन जगह पर चाहे वो लहरों के द्वारा हो तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा की संभावना होती है।
और साथ ही जो नदियाँ होती है वो बहती हुई रहती है, तो उन जगह पर भी फ्लो के द्वारा ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार की एनर्जी जहाँ पर होगी, जहाँ पर आपके लहरें बनती है या बहता हुआ जल है, उस जगह पर गतिज ऊर्जा कार्य करती है, और गतिज ऊर्जा जहाँ पर होगी वहाँ पर तापमान अधिक रहने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट है आपकी समुद्री धाराएं, वो गतिज ऊर्जा से ही संबंधित होगी। समुद्री धाराएं, जो समुद्र जितना बड़ा होगा, जितना विशाल होगा, उस जगह पर धाराएं भी उतनी ही अधिक बनेंगी, विशाल आएंगी, चाहे वो टाइड्स के द्वारा, ज्वार भाटे के द्वारा या किसी और आकर्षण के द्वारा आए, तो उस जगह पर समुद्री धाराएं बनती है। और समुद्री धाराएं जहाँ पर होंगी वहाँ पर तापमान कम और ज़्यादा हो सकता है। अगली बातें करते हैं पवन की दिशा की। जो पवन की दिशा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनती है। पवन जो बनता है या पवन जो चलती है या हवा जो चलती है, परिवर्तन या आपके पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। और ये पृथ्वी का घूर्णन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इस प्रकार से चलता है। और इसी प्रकार यदि कोई जगह पर आपकी पवन की दिशा चल रही है और उसी दिशा में आपका समुद्र है और समुद्र में भी इस प्रकार की धाराएं या पवनें चल रही है, तो वो वहाँ पर तापमान कम और ज़्यादा होने की संभावना रहती है। यदि दिशा के अनुकूल है तो वहाँ पर तापमान कम रहेगा, और यदि दिशा के विपरीत है तो वहाँ पर तापमान अधिक रहेगा। एक होता है ऋतु परिवर्तन का प्रभाव, जो आपको पता ही है कि शीतकाल, ग्रीष्मकाल या वर्षा काल, इन तीनों कालों में तापमान अधिक, कम और सामान्य रहते हैं। ग्रीष्मकाल में अधिक रहता है, शीतकाल में कम रहता है और वर्षा ऋतु में ये सामान्य रहता है। तो इस प्रकार से हम बातें यहाँ पर कर रहे थे महासागरीय तापमान की और इनको प्रभावित करने वाले कारकों की। ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछें कि कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से हमारे महासागरीय तापमान को प्रभावित कर रही है। जिसमें मुख्य बिंदु थे आपके अक्षांश रेखाएं, दिन की अवधि, जल एवं स्थल का वितरण, वायुमंडल की स्वच्छता, भूगर्भिक ताप, गतिज ऊर्जा, समुद्री धाराएं, पवनों की दिशा, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे। इसके बाद हम बातें कर रहे हैं कि महासागरीय तापमान का वितरण, कि वितरण मतलब किस प्रकार से इनको हम वितरित करेंगे। तो दो प्रकार का वितरण यहाँ पर होता है। एक तो होता है क्षैतिज वितरण और दूसरा होता है लंबवत वितरण। क्षैतिज वितरण क्या होते हैं? क्षैतिज वितरण अक्षांश रेखाओं के अनुसार चलते हैं, एक लंबवत और यानी सीधे रूप में। जैसे ये आपका है और ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये होता है आपका क्षैतिज वितरण, जो एक रेखा के अनुसार चलता हो। और दूसरा होता है आपका लंबवत वितरण। लंबवत वितरण वैसे तो आपका ऊपर यानी गहराई में या ऊंचाई के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर समुद्र है तो समुद्र में ऊंचाई नहीं होती है, यहाँ पर गहराई होती है। तो ये गहराई को मापने पर कार्य करेगा कि कितनी गहराई पर तापमान कम या ज़्यादा होता है। तो दो प्रकार के वितरण यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। पहला है क्षैतिज वितरण। यदि हम क्षैतिज वितरण की बातें करें तो एक जलवायु वेत्ता हुए थे स्वेड डर्प महोदय ने कहा था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रत्येक अक्षांश पर औसत रूप से आधा डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। भूमध्य रेखा से प्रत्येक अक्षांश मतलब अक्षांश कितने हैं? 90 डिग्री, और ये 0 डिग्री, मतलब 0 से 1 डिग्री पर आधा डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, और 1 से 2 पर फिर आधा हो जाएगा। इस प्रकार 90 तक लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर तक कम हो सकता है। लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वेड डर्प के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक अक्षांश पर आधा डिग्री औसत रूप से तापमान कम हो जाता है। तो सीधी बात तो ये है कि यदि हम भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहां पर तापमान कम होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर महासागरीय तापमान क्या होगा? कम होगा।
बस सीधे तौर पर है, चाहे वो आप नॉर्थ पोल पर जाओ या साउथ पोल पर जाओ, दोनों ही कंडीशनों में क्या होगा कि तापमान कम हो जाएगा। अलग अलग उनके अनुसार बताया गया कि 0 से 10 डिग्री जो अक्षांश है उनमें हिंद महासागर का तापमान अलग रहता है और भूमध्य सागर का अलग रहता है और आपका प्रशांत महासागर का अलग रहता है, अटलांटिक महासागर का अलग रहता है। अलग अलग कंडीशनों में ये कार्य करता है। तो ये आपका था क्षैतिज वितरण। दूसरी बातें करते हैं हम लंबवत वितरण की। लंबवत वितरण की बातें करें, यदि गहराई की एक आंकड़ा बताया गया है कि 180 मीटर तक ही सूर्य का प्रकाश जल में प्रवेश कर सकता है। यानी 180 मीटर गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है। तो ये भी क्लियर हुआ कि 180 मीटर तक ही सूर्य का प्रकाश जब प्रवेश करेगा तो जो तापमान का वितरण है या परिवर्तन है वो भी 180 मीटर तक ही होगा। मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश सीधा आपका इस जगह पर पड़ता है तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा और यहाँ पर और कम हो जाएगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा। जैसे जैसे गहराई के अनुसार हम चलते चले जाएंगे तो तापमान कम होता चला जाता है। लेकिन ये भी स्टेबल है, एक समताप रेखा आती है, एक समताप रेखा आती है और उस जगह पर जाकर ये क्या होता है स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन आपकी कहाँ पर होगी? ये कंडीशन आपकी इस एरिया में ही होती है। यदि आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो इसके विपरीत कार्य करता है आपका गहराई के अनुसार कि गहराई, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है ठंड अधिक होती है, ग्लेशियर होते हैं, बर्फ जमी होती है। तो महासागरीय तापमान, महासागर का ऊपरी भाग होगा वहां पर तो क्या होगा ठंडा जल होगा, मतलब तापमान कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर जाओगे तो तापमान बढ़ता चला जाता है। तो ध्रुवों की ओर ये इसके विपरीत चलता है, जबकि भूमध्य रेखा की ओर ये ऐसे चलता है कि ऊपरी भाग में सूर्य का प्रकाश अधिक हो जाने की वजह से तापमान अधिक रहता है और जैसे जैसे अंदर की ओर जाओगे तापमान कम होता चला जाता है। लेकिन इस जगह पर क्या होता है कि ध्रुवों पर तापमान ऊपरी भाग में कम रहता है जबकि निचले भागों में ये अधिक होता चला जाता है। क्यों? जल एक ऐसी अवस्था होती है जो स्टेबल होती है, इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड औसत माना गया है। लेकिन ऊपरी भाग यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और नीचे जाओगे तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। तो बड़ा कहाँ पर है? नीचे जाने पर। तो ध्रुवों की ओर जाने पर या ध्रुवों पर तापमान में भिन्नता आ जाती है, जहाँ पर ऊपरी भाग में तापमान कम रहता है जबकि निचले भाग में अधिक हो जाता है। ये इसके वितरण थे, क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण। ये गहराई के अनुसार चलता है, ये अक्षांश रेखाओं के अनुसार चलता है। ये कुछ इसके परिवर्तन थे कि किस प्रकार इसको प्रभावित किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके साथ ये लेसन आपका समाप्त होता है। जय हिंद।